तो अच्छा चलो ये बताओ, बिफोर यू गो, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बताओ पहले। स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स। गुड, गुड। चलो सिद्धार्थ, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? सर क्या सर, रिपीट करना सर? मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल से क्या समझते हो तुम? इशिता ने बोला रूल्स। प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल सिद्धांत। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं। हाँ हाँ सर, ओके। प्रिंसिपल सर जो मेनली रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू फिर वो क्या कहते हैं, उनके हिसाब से चलना। चलो ये तो तुम्हारे हिसाब से ये बनते कैसे हैं? जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं पहले, जो हमसे पहले जिन्होंने मैनेजमेंट किया होगा, जब उनसे मिस्टेक्स हुई होंगी, या फिर क्या कहते हैं उन्हें रिजल्ट नहीं मिला होगा, तो उन्होंने क्या क्या गलती की होगी, उस हिसाब से प्रिंसिपल। गुड गुड गुड, यू आर लिटिल क्लोज टू द आंसर बट यस, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक तरीके से लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस के ऊपर आप फिर बंदा कंक्लूड करता है कि भाई ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल है, ये प्रिंसिपल चल जाता है, राइट। अब मैं आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, जो कि आपने रूल बताया, इसी तरह आपने रूल बताया ना, वो फंडामेंटल ट्रूथ होता है ना, which acts as a guideline for taking managerial action and decisions। मतलब ये हुआ कि भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो हैं जो कि फंडामेंटली ट्रूथ हैं, मतलब उनको कोई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक सच्चाई को आप क्वेश्चन थोड़ी कर सकते हो, करेक्ट है ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच एक्ट्स एज गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन। अभी कहाँ यूज होते हैं? पहली बात तो ये ट्रूथ है, देखो वर्ड्स वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल इज फंडामेंटल ट्रूथ, ये फंडामेंटल ट्रूथ, ये जो है फंडामेंटल ट्रूथ है। एक इंपॉर्टेंट बात ये इंपॉर्टेंट है, व्हिच एक्ट्स एज गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब समझते हो बेटा? गाइडलाइन का मतलब समझते हो? गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के हिसाब जिनको फॉलो करना पड़ता है उन हिसाब से चलना पड़ता है। गाइडलाइंस रूल्स टाइप के होते हैं। गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो तो आपको ये गाइड कर देगा। गाइडलाइंस है कि इस तरह, अगर इस तरह सिनेरियो है तो ये कर लो, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। ये आपकी गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल जो आपकी गाइडलाइंस है फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस। समझ गए? ये जो क्या कहते हैं, ये गाइडलाइन किस लिए है? ये मैनेजरियल एक्शंस के लिए और डिसीजंस के लिए हैं। यस और नो? थोड़ा हाँ, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप उसको आगे अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो आप समझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये फंडामेंटल ट्रूथ है, पहली बात तो ये सच्चाई है जिसको कहते हैं। अब आगे एग्जाम्पल जब आएंगे, जब मैं आपको प्रिंसिपल दिखाऊंगा तो आप ये कहोगे हाँ यार ये तो बिल्कुल सच बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजमेंट गुरु ने कहा कि जी वर्क को डिवाइड कर लो छोटे छोटे टास्क में और उनको एलोकेट कर लो। बस उसने इतना प्रिंसिपल दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि जो भी काम है उसको डिवाइड करो और एलोकेट कर दो डिफरेंट डिफरेंट जो कंसर्न बंदे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो अभी ये ट्रूथ है, ये हर जगह चलेगा, फंडामेंटल ट्रूथ है ये, राइट। अच्छा, अब ये ट्रूथ कैसा है? विच एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। अब एक मैनेजर है, यार बहुत बड़ा टास्क है, क्या करूं मैं, क्या करूं। वो एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल के उसके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़े, उसने कहा जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बड़ा टास्क है तो उसको डिवाइड करो डिफरेंट छोटे छोटे टास्क में। तो ये उसकी गाइडलाइन बन गई थी ना।
जो उसने फंडामेंटल, जो उसके प्रिंसिपल थे, जो की फंडामेंटल ट्रूथ थे, वो गाइडलाइन है, उसने उसके पढ़ के और एक एक्शन ले लिया। उसने क्या किया, उस टास्क को, बड़ा जो टास्क था उसको डिवाइड कर दिया। मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। करेक्ट, आगे चले। हाँ ओके सर। तो अब ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक ओब्लिक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। पहली बात तो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्लियर हो गया तुम लोगों को? कैरेक्टरिस्टिक्स का हो गया सर, ओके। है ना, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर सब एक ही चीज है। ये फंक्शंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब एक चीज है। करेक्ट इशिता, बेटा समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत हो ना, हाँ, वोकैबुलरी में, वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो, इसलिए तुम्हें बार बार मैं इन चीजों पर एम्फसाइज कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अभी हम प्रिंसिपल नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हें, हम उसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले लेकिन समझो तो सही है क्या चीज। तो पहले तुम्हें मैंने डेफिनेशन बनाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, कि क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ है ये, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स टू टेक एक्शंस एंड डिसीजंस। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अच्छा, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो ये प्रिंसिपल हैं ये आप दुनिया में हर जगह लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको वो दिया कि एक बड़ा वर्क है, उसको छोटे टास्क में डिवाइड करना। ये आप चाहे इंडिया में करो, चाहे चाइना में करो, चाहे पाकिस्तान में करो, कहीं भी करो, ये आपका वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व है, लेकिन वो लेटेस्ट स्टेज पे है। अभी आपका जो डिवीजन कर रहे हो आप, वो तो एक चीज, एक वर्क है ना, उसको डिवाइड कर रहे हो ना। अभी ह्यूमन बीइंग तो बाद में आएंगे। मैंने क्या बोला था पहले, जो चीज क्यों साइंटिफिक का यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं ट्रू है? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से ये चीज प्योर साइंस नहीं है मैनेजमेंट। बट यहाँ हम अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन इनकी होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, इट इज नॉट लाइक दिस कि भैया ऐसा ही क्या कहते हैं, आपको हर सिनेरियो में ये बिल्कुल 100% फिट होंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये गाइडलाइंस है कि भाई अगर ये सिनेरियो है तो आप ये कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक दिस कि भैया मतलब क्या कहते हैं, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है और एक गाइड करना होता है। गाइड कैसे करना होता है? मतलब कि आपको एक रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ गाइड करते कि ऐसा कर लो। सॉल्व प्रॉब्लम हो या ना हो एक डिफरेंट बात है। समझ में आया बेटा? गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? जनरल गाइडलाइन, जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा सिनेरियो है तो ऐसा ही होगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हाँ समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया समझ। अच्छा, अब ये जनरल गाइडलाइंस। यस सर, आ गया। तो अब इसको सिद्धार्थ को जो आप एक्सप्लेन करो, जनरल गाइडलाइंस। जर्नल गाइडलाइन, जर्नल गाइडलाइंस मतलब कि ये ऐसी गाइडलाइंस होती है जो हमें सिर्फ डायरेक्ट करती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। जैसे कि वेरी फॉर गुड। एग्जांपल हमें मैथ्स जब हम करते हैं तो हमें बुक में हिंट दिए होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, हमारा सॉल्व सोल्यूशन तो नहीं होता ना। तो वो ही ऐसे जर्नल गाइडलाइंस होती है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, आई एम रियली हैप्पी। सिद्धार्थ बेटा, आपको क्लियर हुआ? सर यस हो गया। है ना, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो जनरल हैं इन नेचर, गाइडलाइंस हैं। अच्छा, अब ये बने कैसे हैं? ये फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे सिद्धार्थ आप बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इन सबको कंक्लूड करके फिर उन्होंने कहा कि यार ये गाइडलाइन, ये जो प्रिंसिपल है ये सही है। ये मोर और लेस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में ये एप्लीकेबल होगा। जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना तो आप देखना कि जितनी भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई होंगी। मैं आपको अब एक एक इसका थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, जहां पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब हुआ
management principle are universal and these can be applied in different organizations like business, government, military, hospital, सब जगह अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, जो ये एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे थे वो डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट बिजनेसेस में, मतलब हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, तभी तो ये प्रिंसिपल हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो बने हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन यूनिट ही जहां होती हो, जहां पे सिर्फ आप फैक्ट्री में आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो वहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं, आपकी कंसल्टेंसी में, सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल स्केलर चेन इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब्स एक्सेट्रा। अब ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है, ये जब हम प्रिंसिपल पे आएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। करेक्ट, अभी आप इसको छोड़ दो कि ये स्केलर चेन का क्या है, इसमें एग्जांपल दे रहा है, वो फिर आप लोग जब इसको हम वापस फिर स्लाइड पे आ जाएंगे सो दैट सबको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये तो एप्लीकेबल है भाई, है ना। अब देखो, जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट गिव गाइडलाइंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जो इशिता ने बोली बात बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है ना, अब क्लियर हो रहा है? यस। For example, during the period of recession, the general manager may allow marketing department to buy heavy discount, to give heavy discount to customers without giving due to attention of financial losses, as overall goal of the organization is important. अब क्या है, देखो इसने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, है इशिता? यस सर, यस सर। जो एग्जाम्पल दिया है इसने, तो इससे आप इस जनरल गाइडलाइन को रिलेट कर सकते हो कि जनरल गाइडलाइन है लेकिन एग्जाम्पल में क्या कह रहा है वो? रिसेशन का क्या मतलब होता है? रिसेशन मतलब जब मंदी बोलते हैं उसको, जैसे जब बिजनेसेस नहीं हो रहे होते हैं, माल नहीं बिक रहा होता है, लोगों के पास पैसे कम होते हैं, जैसे है ना, मतलब महंगाई हो रही होती है, मतलब मंदी बोलते हैं ना कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं। जो कंट्री की इकोनॉमी होती है ना बेटा, वो जितना मतलब रिसेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जब रिसेशन होगा तो उसको बोलते हैं आर्थिक मंदी हिंदी में, जो कि मतलब कि हाँ, तो वो चीज अगर होती है तो फिर क्या होता है, बिजनेस रुक जाते हैं या सफर करते हैं, स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना। तो अभी बताओ, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रिसेशन, हाँ मतलब मुझे क्या बताना है, इसको रिलेट करना है जर्नल गाइडेंस? रिलेट करना है इसको, और क्या, तभी तो कि ये हमने कहा जनरल गाइडलाइंस है। अब एग्जांपल में वो कैसे इसको बता रहा है, वो कैसे कह रहा है? वो बोल रहा है कि रिसेशन के टाइम पे जो मैनेजर है उसने अलाउ कर दिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि तुम कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट दो, चाहे कि जो फाइनेंशियल है उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसने एक डायरेक्शन दी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ताकि हमारा जो एंडिंग रिजल्ट है वो निकल सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। करेक्ट है ना, बट थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि देखो, जो गाइडलाइन है कि भाई एक लिमिटेड डिस्काउंट देने चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिसेशन है उसको अल्टीमेटली उसके गोल्स कंप्लीट करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट करने, तो उसमें उसने अपने आप चेंज ला दिया, हेवी डिस्काउंट दे दिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि आपको गाइडलाइन तो है कि एक लिमिटेड डिस्काउंट, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दोगे आप तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, तो जो इसको अभी और धीरे हम आगे जब चलेंगे प्रिंसिपल तो हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सब बताएंगे आपको, बट वो जो उसने एग्जांपल दे रहा है वो ये कह रहा है कि नॉर्मल कोर्स में आप एक लिमिटेड डिस्काउंट ही देते हो, बट रिसेशन के टाइम पे आपने क्या कहते हैं, एक हैवी डिस्काउंट देके जितना मैक्सिमम माल बिक सकता है बेचा, सो दैट एटलीस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो
अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट है अचीव करने। तो सर इसमें उसने चेंज लाया है फिर ये? हाँ, इसने उसने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसने ये चेंज ले आया, एक डिसीजन ले लिया। देखो मैंने आपको बोला था ना कि दे हेल्प मैनेजर्स टू टेक एक्शन एंड डिसीजंस, बोला था ना मैं आपको। यस सर, यस सर। तो अब हम आगे जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो अभी देखना ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा, हम दोबारा इस पे भी दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसने अब देखो ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन, उसने रिसेशन का नाम लिया। अब जब रिसेशन है तो सिनेरियो चेंज है, ठीक है। यस सर। तो सर जैसे जो गाइडलाइंस होती है उसमें भी सिचुएशन को देखकर हम डिसीजन जो होता है उसको बनाते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास जो गाइडलाइंस हैं वो तो एक मतलब ऐसा मतलब एक हेल्दी सिनेरियो के अंदर बनी हुई होती हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो। पर प्रैक्टिकल सिनेरियो कभी कभी आपका डिफरेंट होता है, जो कि गाइडलाइन में कवर नहीं होता। आप गाइडलाइन के अंदर सारे सिनेरियोस तो कवर कर नहीं सकते, आप तो एक जेनरिक बात करते, तभी तो गाइडलाइंस हैं ये। क्योंकि अगर आप सारे सिनेरियो कवर करोगे तो आप वहां से उठाओगे कि भैया रिसेशन है तो क्या करना है मेरे को, तो ये करना है तुम्हें, तो आपने वो कर दिया। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। और हो सकता है इसने जो डिसीजन लिया है वो किसी प्रिंसिपल के बेस पे लिया होगा, वो हम आगे देखेंगे, राइट। हम फिर दोबारा फिर आ जाएंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। They are not developed overnight or they are not the personal feelings of any individual। मतलब समझ गए ना, ये सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली बात भी नहीं है कि भाई ठीक है भाई ये तो बहुत एक्सपेरिमेंट, अभी सिद्धार्थ ने भी इसका आंसर किया था कि भाई ऐसा नहीं कि भाई मेरे को अच्छा लगा मैंने प्रिंसिपल बना दिया उसको, मेरे को रात में सोया सवेरे सपना आया, रात में सपना है कि भैया ये प्रिंसिपल हो जाने चाहिए, हमने सुबह लिख दिया ये प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता। इट इज लाइक दिस कि जो पूरी कलेक्टिव विजडम मैनेजर्स ने में बैठ के उन्होंने सब मैनेजर्स ने अपने एक पेपर लिखे होंगे, फिर उनको स्टडी किया होगा और लोगों ने भी स्टडी किया होगा, फिर कहीं जाके बहुत एक्सपेरिमेंटेशन पे लोगों ने एग्जांपल्स दिए होंगे, फिर अल्टीमेटली उन्होंने जो है एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल बनाए हैं। लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैज बीन डन, है ना। तो ये अच्छा, और ये कोई पर्सनल फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं कि हाँ मेरे को ये चीज अच्छी लगती है तो मैंने रूल बना दिया, ऐसा नहीं है। इसमें इमोशंस पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू कलेक्टिव प्रैक्टिस वी कैन सी दैट फेयोल प्रिंसिपल डिसिप्लिन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब फेयोल करके एक वो मैनेजमेंट गुरु है, उसने एक डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बनाया था। उससे उसने ये रीड किया कि अगर वो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल बना देता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि उसने क्या किया। उसने कहा कि जो वर्कर्स हैं उसके, वो 3 घंटे काम करने के बाद जो है वो उनकी एफिशिएंसी डाउन होने लगती है। कॉन्टिन्यूसली 3 घंटे काम करेंगे, 2 घंटे 2-2.5 घंटे 3 घंटे काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी वो कम होने लगती है। उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि अगर सपोज करो सवेरे बंदा आया है, 9 बजे से फैक्ट्री शुरू करी है, तो 11 बजे उसको एक टी ब्रेक दे देते हैं 15 मिनट्स का, ठीक है। जब 15 मिनट का ब्रेक हो उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कराते हैं, फिर उसको लंच ब्रेक देते हैं। लंच ब्रेक कितना होना चाहिए, उसने देखा कि भाई लोग जो है वो 15 मिनट में 20 मिनट खाना खा लेते हैं, तो आधे घंटे का होना चाहिए। तो ये सब चीजें उसने रीड करी ना, फिर ऐसी तरीके से उसने शाम का टी ब्रेक कर दिया। तो ये सब चीजें उसने कहा कि अगर मैं बंदों से क्या कहते हैं 3-3 4-4 घंटे एक साथ काम कराऊंगा तो उनकी एफिशिएंसी लेटर टाइम पे नीचे हो जाएगी, तो मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मैं उसको उनको ब्रेक दे के
और उनसे फिर दोबारा से कराऊंगा, वो एक तरीके से एनर्जाइज हो जाएंगे दोबारा से, राइट? यस ठीक सर। है, हाँ। सिद्धार्थ, समझ में आया बेटा? ये फॉर्म Yes, है sir. प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेशन है, Yes, दे आर sir. फ्लेक्सिबल। मैंने जैसे बताया ना, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस हैविंग नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल है ये, कि भाई किस सिनेरियो में थोड़ा चेंज कर हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हो, जैसे कि ये बिल्कुल हर सिनेरियो में ये एप्लीकेबल होंगे। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, तो ये फ्लेक्सिबल हैं, डायनेमिक हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो आप इनको मोल्ड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल of centralization and decentralization depends upon the need, competency and ability of employees. अब आगे एक प्रिंसिपल है कि भाई हम चीजों को सेंट्रलाइज तरीके से करें या डिसेंट्रलाइज कर दें। तो जो उस प्रिंसिपल में दिया है उसको आपने फ्लेक्सिबल बनाया, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों की कॉम्पिटेंसी है, क्या उनकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से आपने डिसीजन ले लिया। उसने कहा कि देखो भाई, आप अगर इसको आपका सारा काम सेंट्रलाइज होना चाहिए, उससे ये फायदे होंगे और उससे ये नुकसान होंगे। आपका सारा क्या कहते हैं वर्क जो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, इससे ये फायदे होंगे और ये नुकसान होंगे। अब आपको एक गाइडेंस मिल गई, राइट? यस और नो? Yes, sir. अब उसने क्या किया कि ये दोनों को अपने एप्लीकेशन, इन दोनों चीजों को अपने यहाँ फैक्ट्री के अंदर उसने एक थिंकिंग करी कि अगर मैं सेंट्रलाइज करता हूँ तो उसके अंदर ये चीज मेरे को फायदा करेगी और ये चीज नुकसान होगा। हाँ भाई, ये ठीक लग रहा है मेरे को। उसने कहा नहीं, इसके अंदर लेकिन मेरे को लॉस हो सकता है। फिर उसने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल पढ़ा और उसमें उसने पॉजिटिव्स देखे और उसके नेगेटिव देखे। उसने कहा हाँ यार, ये ज्यादा एप्लीकेबल है मेरे लिए। उसने फिर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, डिसीजन ले लिया ना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने आपको एक तरीके से गाइड किया और आपको एक डिसीजन लेने में आपकी मदद करी। नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं? Yes, sir. ओके, इशिता बेटा, आपको समझ में आया तो आप एक्सप्लेन करो उसको। फ्लेक्सिबल हैं, हम कहते हैं ये हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। हाँ बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर मैं तुम दोनों को दोबारा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये मतलब है कि अगर हम, सर थोड़ा समझ आया मुझे। हाँ सर मतलब जितना मुझे समझ आया उसका ये मतलब है कि अगर हम मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बार ले लिया तो ले लिया, अब चेंज भी हो सकता है वो। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इस यहाँ पे इस चीज ये मीनिंग नहीं है। ये क्या कह रहा है कि भाई जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, है ना? हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, Yes, sir. उनकी कैरेक्टरिस्टिक तो बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि दे आर फ्लेक्सिबल। मतलब ये हुआ कि आप उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो गाइडिंग है, गाइडलाइंस हैं। आपको अल्टीमेटली डिसीजन तो ऑन द ग्राउंड ही लेना पड़ेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जैसे कि उसने एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर आपको वर्क सेंट्रलाइज करना चाहिए या डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अगर आप सेंट्रलाइज करोगे तो आपको ये फायदे होंगे और ये नुकसान होंगे। डिसेंट्रलाइज करोगे तो आपको ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे। इतना बताया बस उसने, प्रिंसिपल ने। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। अब एक मैनेजर जो है वो इन दोनों को इवेल्युएट करके उसकी फैक्ट्री में जो सिनेरियो उसको उसमें रख के इवेल्युएट करता है कि भाई मेरे लिए सेंट्रलाइजेशन ज्यादा सही है या डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा सही है। एक वो डिसीजन ले लेता है। तो फ्लेक्सिबल है ना। उसने ये नहीं कहा नहीं आपको सिर्फ सेंट्रलाइज ही करना है, ये बेस्ट मेथड है, डिसेंट्रलाइज ही करना है,
ये बेस्ट मेथड है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उसने। उसने आपको गाइड करा, फ्लेक्सिबल है कि भैया सेंट्रलाइज भी कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हो सकता है मिक्स करना पड़े तुम्हें, वो डिसीजन तुम ले लो। अभी और आएंगे तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है। मेनली बिहेवियर, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। अब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सब बड़े बिहेवियरल है। क्यों बिहेवियरल है? कि भैया डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमन बिहेवियर आपको चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं। तो जो आपके प्रिंसिपल हैं ये मेनली बिहेवियरल है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which is very complex and unpredictable। देखो आप समझे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट में सिर्फ चीजें ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब समझते हो सिद्धार्थ? अनप्रिडिक्टेबल का मतलब समझते हो? अनप्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है बताओ? कि आगे उसका क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट्स होगा या फिर क्या इफेक्ट्स होंगे, वो हम पहले से गैस नहीं कर सकते। वो अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज हो सकते हैं हम। नहीं, अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि आप, हाँ टू सम एक्सटेंट, बट जैसे आज मैं बहुत खुश हूं, कल मैं किसी बात से बहुत नाराज हो सकता हूँ। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे ना कि यार ये आज बंदा कैसे बिहेव कर रहा है, कल कैसे बिहेव कर रहा था। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया ना, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। यस सर। है ना? तो मैनेजमेंट क्योंकि डील करता है ह्यूमन से, और ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए जो भी प्रिंसिपल बने ये बिहेवियरल प्रिंसिपल जाता है। ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को देख के ही ये प्रिंसिपल बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल principle of Sprite de Corps mount the behavior of employment towards towards the team, towards team। अभी आएगा इसके ऊपर, हम लोग आप डिटेल में करेंगे है, ठीक है। तो ये मेनली बिहेवियर, हम एक एक प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो आप दोबारा रिलेट कर लेना, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Management principles are used to solve different managerial problems and improve the efficiency by establishing a cause and effect relationship. The principle of management tells the likely effect if a certain principle is applied. For example, by applying the principle of subordination of individual interest to the general interest, the behavior of the employee may be directed towards organization goal. Okay. देखो, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ सर। बताओ। कॉजेज मतलब क्या कॉस्ट है उसके, कॉज कॉज उसकी वजह, जो क्या कहते हैं रीजंस उसके, कॉजेज किस वजह से वो हुआ, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स, उसके कॉज, हाँ उसके इफेक्ट क्या हुए उसके बाद। हाँ, कोई एग्जांपल के बताओ मेरे को कॉज एंड इफेक्ट का। जैसे कि कोई पेशेंट है, ओके, कोई हाँ पेशेंट है, हाँ उसको अपना क्या कहते हैं, उसके किडनी में, जैसे उसको किडनी में कैंसर है, सो जो ठीक है। कॉज है वो कैंसर हो गया। सो हाँ अब जब उसने उसको क्योर करा, अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाया, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो अफेक्ट हो गया उसका। ठीक है, गुड गुड गुड। हाँ मतलब ये हुआ कि जैसे आपने क्या कहते हैं ज्यादा पढ़ाई करी, क्या इफेक्ट हुआ? नंबर अच्छे आ गए। हाँ इशिता, क्लैरिटी है बेटा? ऐसा कॉज एंड इफेक्ट है ना, इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि कुछ चीजें होती हैं, उसका इफेक्ट ये होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका इफेक्ट ये होता है। तो जो बैलेंस प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर देते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका क्या कहते हैं ये इफेक्ट होगा इसका, अगर ऐसा है तो ये इफेक्ट होगा।
जैसे आपने देखो, मैनेजमेंट आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी बाय एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल हैं वो आपको गाइड करते हैं ये सॉल्व करने के लिए जो सिचुएशन जहां पे आपको कॉज पता है, तो आपको इफेक्ट, उसका लाइकली इफेक्ट जो है वो आपको प्रिंसिपल में मिल सकता है। आप देख सकते हो उन प्रिंसिपल में आपको एक आध प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ऐसा भी होगा जिसके अंदर वो बताएगा कि ये कॉजेज हैं तो इसका इफेक्ट ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल interest to the general interest, the behavior of the employee may be directed towards organization goal. अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट एक इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को के गोल अचीव करने में फायदा है, तो दैट इज व्हाट द कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कि एक एम्प्लॉय का एक कॉज है कि भाई उसका एक इंडिविजुअल बिहेवियर, सबऑर्डिनेट इंडिविजुअल, उसका कोई इसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, कोई सबऑर्डिनेट उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो उसको चेंज कर देता है, क्या कहते हैं, जो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इस तरीके से चेंज करता है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में को अचीव करने में हेल्पफुल हो। फॉर देखा, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका मैं अभी आगे आएंगे वैसे तो, बट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल जैसे दिमाग में आ रहा है मेरे को कि भाई मेरे को तो मेरे अंडर एक बंदा है, वो सबऑर्डिनेट है, वो कहता है सर मेरे को पैसे बहुत कमाने, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, यस और नो? यस सर। अब मैं उसको कहता हूँ बेटा ऐसा है कि आपको पैसे कमाने, बिल्कुल अच्छी बात है, आप एक काम करो कि मेरे अगर अभी 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, आप 120 यूनिट कर दोगे तो हम आपको मॉनेटरी फायदा दे देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको मैंने उसका जो इंटरेस्ट, उसका पर्सनल इंटरेस्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन गोल के और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अंदर। तो कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट क्या हुआ कि आपके प्रोडक्शन बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके गोल्स अचीव हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? अभी अभी हो सकता है तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, बट जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी याद रखो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं, मतलब उनके दे आर कॉज एंड इफेक्ट, दे हैव अ कंपोनेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आल्सो। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, कंटिंजेंट है। अच्छा ओके, सिद्धार्थ आप बता, मैं नहीं तो मैं बताता हूँ। नो सर। ओके, कंटिंजेंट का मतलब होता है कि सिचुएशनल। हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम जब जैसे सपोज करो किसी को बजट बनाना है, वो कहते हैं जी मैं 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, 100 रुपए मेरी लेबर में लगेगी, या 100 करोड़ कल का मेरा मटेरियल आएगा, 100 करोड़ में लेबर में एम्प्लॉयमेंट में रिसोर्सेज के लिए रखूंगा, इतना मैं इसके लिए रखूंगा, इस तरीके से। एंड में वो एक कंटिंजेंट में कह देते हैं कि भाई 50 लाख में कंटिंजेंट में रख रहा हूं। मतलब ये हुआ कि अगर सिचुएशन मेरी एडवर्स होगी या कुछ सिचुएशन को मैंने फोर्सी नहीं किया होगा, उस केस में मेरा ये पैसे काम आएंगे, सो दैट मेरा बजट जो है वो मैच कर जाएगा, मेरे बजट के अंदर आएगा। अगर वो वैसी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन नहीं आती तो वो यूज नहीं होगा। इमरजेंसी समझ लो। कंटिंजेंट का मतलब प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ कि जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो कंटिंजेंट हैं, मतलब ये हो कि अगर एक डिफरेंट सिनेरियो है जो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, द एप्लीकेशन हैज
to be changed according to the nature, size and type of the organization. तो आप उस प्रिंसिपल को डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो क्या कहते हैं चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, तो आप समझो हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं। अब मैं इनके फीचर्स बता रहा हूं, इनके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, भैया ये कंटिंजेंट भी हैं। मतलब ये हुआ कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है ये, जैसे जो सिनेरियो है उसके हिसाब से आप इनको मॉडिफाई कर लो। अब फ्लेक्सिबल और कंटिंजेंट थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा। कंटिंजेंट नॉर्मली इमरजेंसीज के लिए यूज होता है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल करती है। स्ट्राइक हो गई मान लो, है ना, एक कंडीशन में, तो डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो आप इनको चेंज कर सकते हो, प्रिंसिपल्स को चेंज कर लो। सारे प्रिंसिपल की बात कर रहा है वो, ये एक प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है वो। देखो बेटा, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये चीज हर प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेबल होगी। वो तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, अभी तो प्रिंसिपल्स नहीं बता रहा। यस सर। सिद्धार्थ बेटा, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस सर। तो ये जो क्या कहते हैं, अच्छा ओके सर। क्योंकि अभी हम प्रिंसिपल की बात करें, ये सारी चीज हर प्रिंसिपल की एप्लीकेबल होंगी। भाई कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। ये जो हमने पहले बताया कि भाई फ्लेक्सिबल हैं, बिहेवियरल हैं, फॉर्म बाय, चलो फॉर्म बाय प्रैक्टिस, ये तो ठीक है, चलो यूनिवर्सिटी एप्लीकेबिलिटी, फॉर्म बाय, ये तो मतलब एक फॉर्मेशन हो गया तो छोड़ दो। फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट, ये सब उन प्रिंसिपल के बारे में कह रहे हैं कि भैया ये जो प्रिंसिपल बने हैं डजंट मीन कि दे आर कार्व्ड इन स्टोन, मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं पत्थर की लकीर हो गया वो डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। यस सर। मतलब सर जो फ्लेक्सिबल है वो हम नॉर्मल सिचुएशंस में यूज करेंगे, बट जो कंटिंजेंट है वो ओनली इमरजेंसी के लिए होंगे। हाँ, मतलब कभी कभी सिचुएशन, देखो फ्लेक्सिबल, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये कंटिंजेंट के अलग प्रिंसिपल्स हैं और फ्लेक्सिबल के अलग प्रिंसिपल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हम क्या बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स के, ओके। मतलब ये है कि हम अभी प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। आप समझे? ओके। मतलब हाँ, कि भाई जैसे क्या कहते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपको मीनिंग पता है ना? हाँ। जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब एक ही वर्ड है कि भाई एक बंदा कैसा है, वो गुस्से वाला है, वो मेहनती है, आप ऐसे समझ लो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यस सर। है ना? यस। तो इसी तरीके से ये हम जो बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके के हैं। ये कंटिंजेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है इसके अंदर, मतलब कि क्या कहते हैं, आपको इन जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें कॉज एंड इफेक्ट मिलेगा। मतलब कि एक कॉज है और उसका इफेक्ट ये होगा। उसका एक कॉज है, मैनेजमेंट आप यूज टू सॉल्व डिफरेंट जो भी मैनेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको वहां पे एक गाइडलाइन आपको मिल जाएगी कि भाई अगर ऐसा सिनेरियो है तो ऐसा कर लो। जेनेरिक, हम उसमें आगे आएंगे, बात करेंगे। कंटीजेंट का भी मैंने सिर्फ इतना देखो। फ्लेक्सिबल में क्या है, a flexible dynamic management is a social science having no hard and fast rule। फ्लेक्सिबल कर दिया इसने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंटीजेंट में क्या किया कि डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशनल ज्यादा हो गए जब मैंने उसको कंटीजेंट बोल दिया। वो जो फ्लेक्सिबल है वो एक जेनरिक भी है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसको अपने हिसाब से मैंने प्रिंसिपल को चेंज कर लिया, फ्लेक्सिबल बना दिया। बट कंटिंजेंट का मतलब ये हो गया कि एक सर्टेन सिनेरियो में मैंने उनको चेंज कर दिया। तो दे आर चेंजेबल। आगे आएंगे तो और पता चलेगा। देखो, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर work is carried out by a group of people, whereas it is no use in the organization where work is
परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहां पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ये इनकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। अब आप ये कहो कि जी एक इंडिविजुअल क्या कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही बंदा काम करता है, सपोज करो, तो वहां पे वो ग्रुप के जो क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल बने हुए हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, तो दे आर कंटिंजेंट। तो प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल तो रहे, पर वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी साइज, मे बी वट एवर इट इज, उसके बेसिस के ऊपर वो एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होते। हम एक एक चीज को दोबारा से भी आएंगे, थोड़ा मेरे को लग रहा है कि तुम लोग ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, बट वी विल नॉट रिलेटेड वंस वी, तुम लोग थोड़ा भी समझ लो कि इनका मीनिंग क्या है और ये कहना क्या चाह रहा है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। भाई ये जरूरी क्यों है? मैंने पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि भैया ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, राइट, कि वो कैसे हैं, कंटिंजेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और आपका और क्या क्या, चलो अब बताओ मेरे को क्या क्या है। फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट कंटिंजेंट है, और क्या, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट, क्या कहते हैं, नोट्स मत देखो, ऐसे बताओ। सिद्धार्थ बताओ जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट जल्दी से, एक दो, कितने सारे थे, कितने थे टोटल? एक तो यूनिवर्सल था, हैं यूनिवर्सल हैं एप्लीकेबल, हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेबल था। हाँ हाँ, यूनिवर्सल, गुड गुड। इशिता दोबारा कोई और बताओ, दो तो मैंने कॉज बता एंड दिया इफेक्ट, है। हाँ सॉरी, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, यस 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 यस। तो कितने कॉज एंड इफेक्ट हो गया? एक एक तुम्हारा, बिहेवियर हाँ मेनली बिहेवियर है ना, ठीक है। एक वो हो गया, बिहेवियरल हो गया, और क्या कहते हैं कंटिंजेंट हो गया, मैंने बता दिया आपको, और क्या एप्लीकेबल हो गया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल ही होगी, राइट। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं सिर्फ जस्ट उसको क्या कहते हैं थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, है ठीक है। ये देखो ये स्लाइड है, यूनिवर्सली एप्लीकेशन, जनरल गाइडलाइंस है, फॉर्म द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है, मेनली बिहेवियरल है, फ्लेक्सिबल है, कॉज एंड इफेक्ट है, कंटिजेंट है, ठीक है। यस सर। चलो अब हम इंपॉर्टेंस पे आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई क्यों जरूरी है। ऐसे समझ लो कि आपके घर में फादर हैं, उनका आपने कैरेक्टर्स बताएगी, भाई वो क्या कहते हैं अपने वर्क पे बहुत ध्यान देते हैं, और क्या कहते हैं रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। हमेशा वो क्या कहते हैं घर का ध्यान रखते हैं, व्हाट आई मीन, एन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हो सकते हैं, है ना। तो हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, अगर वो नहीं है तो क्या हो सकता है, या अगर हैं तो क्या पॉजिटिव चीजें होंगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी टू मैनेजर। अब क्या है कि ये क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स उस पर बेस्ड है, तो ये एक मैनेजर को पहले से ही बता देते हैं कि भाई ये करोगे तो ये होगा। इंसाइट दे दी, इंसाइट मतलब आप अंदर तक देख सकते हो कि क्या हो सकता है, राइट। ये देखो, the principle amendment acts as a guideline for the managers. These principles improve their knowledge, ability, and understanding under various managerial situations. The effect of these principles help the manager to learn from their past mistakes. ठीक है, तो अब बंदे ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई किया वहां पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और उसने देखा कि हाँ ये अप्लाई तो हो गया, पर इसमें हम अगर थोड़ा सा ये चेंज कर दें तो नेक्स्ट टाइम इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो और अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। तो उस बंदे का जो मैनेजर है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर गई ना,
यस देखो, सर। है ना, एक मैनेजर था, उसने इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, करेक्ट, और एक रियल सिनेरियो में उसने उसका इफेक्ट देख लिया। उसके बाद उसने कहा कि हाँ ये 100% ठीक नहीं रहा, ये 90% ठीक था, 10% अभी भी हमें इसका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, ठीक नहीं था। तो उसने उसकी एक तरीके से लर्निंग हो गई। अब जब नेक्स्ट टाइम उसको अप्लाई करेगा वो, तो उसको पूरे ढंग से कर पाएगा, ठीक है। अब क्या यूजफुलनेस, सेकंड यूजफुलनेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या हो गया कि अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल नहीं हो सकता था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक proper use of the available resources of business and check the wastage of man, machine and material। मतलब ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल बने हैं, इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से बताओ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हाँ, मैन, मशीनरी एंड मटेरियल, ये सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स का मतलब समझते हो ना बच्चे? यस सर। यस सर। सिद्धार्थ, रिसोर्सेज का मतलब समझते हो, क्या होता है रिसोर्सेज का मतलब? यस सर। रिसोर्सेज मतलब जो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फर्म में, जो मेरे को एंड प्रोडक्ट, जो मेरे को अपना आर्टिकल बनाना है जिसको मुझे सेल करना है, तो उसको बनाने के लिए जितने गुड्स और सर्विसेज लगेंगे और जहाँ पे मैं उन्हें बनाऊंगा, तो वो सबको रिसोर्स कर। हाँ, तो यस यू आर राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे को मशीन भी चाहिए, मेरे को मटेरियल भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को आदमी भी चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो ये सब मेरे क्या है, रिसोर्सेज, राइट। तो जब मैं इन प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगा तो ये मेरे को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इस रिसोर्सेज का मैं कर पाऊंगा और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजंस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन thoughtful decision making. These principles provide the necessary training to the managers so that they can take scientific decisions. अब देखो, हमने हालांकि कह रखा है मैनेजमेंट साइंस नहीं है, पर अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की, करेक्ट। अब ये कह रहा है कि भाई जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो जिस तरीके से साइंटिफिक डिसीजंस लेते हैं हम सेम चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं। कोई भी थॉटफुल डिसीजन मेकिंग हमें करनी है तो these principles provide the necessary training to the managers so that they can take scientific decisions। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैनेजर इसको अच्छी तरह पढ़ लेगा, अच्छी तरह समझ लेगा, तो वो एक तरीके से साइंटिफिक डिसीजन ऐसे होता है ना, जैसे कि उनको पता है कि अगर हम ये करेंगे तो 100% ऐसा ही होगा, अगर हम ये करेंगे तो 100% ऐसा ही होगा। तो वो चीज में आपको ट्रेनिंग अगर इन प्रिंसिपल की अच्छी तरह हो गई है, अगर आपने इसको समझ लिया है, दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक डिसीजंस। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से वो जो साइंटिफिक डिसीजंस है वो ले सकते हैं। हम लोग इस पर और डिटेल में आएंगे, ठीक है। मीटिंग changing environment requirement. The principle of management helps in thoughtful decision making. These principles provide necessary training so that they can take scientific, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया ये, anyway। क्या होता है बेटा इसमें, मैं इसका वैसे तो बता देता हूँ। चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे ही एनवायरमेंट कोई चेंज होता है, एक अलग अलग एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट में क्या डिसीजन लेने हैं ये आपको ये प्रिंसिपल्स बताते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रिंसिपल नहीं होते तो आप चेंजिंग एनवायरमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते जो कि कंपनी के लिए हितकारी नहीं होते, कंपनी के लिए
क्या कहते हैं प्रॉफिटेबल नहीं होते, हेल्पफुल नहीं होते। तो ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी क्या क्या डिसीजन लिए जाएं उसकी भी आपको गाइडलाइन दे देते हैं। करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा बेटा? इशिता यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सिद्धार्थ? जी। हाँ, गुड। देखो बेटा, मैनेजमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है, और अगर सिनेरियो चेंज हो जाए तो आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते नहीं है? यस और नो? यस सर, यस सर। मतलब ये हुआ कि सपोज करो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ गई। अभी कोविड में हुआ था ना कि जो पैरासिटामोल टैबलेट थी वो बढ़ गई एकदम से डिमांड। ठीक है, तो कंपनी क्या, जो मेडिकल कंपनी, मेडिसिन कंपनी से क्या, जो जो ये बनाती थी, दवाइयां बनाती थी, उन्होंने अपनी और चीजों का प्रोडक्शन रोक के पैरासिटामोल बनाना शुरू कर दिया। यस सर। ठीक है, अब उनके प्लान में तो नहीं था ये। जब उन्होंने प्लानिंग करी थी, जब उन्होंने सारा कुछ बजट बनाया था, जब सारा कुछ करा, तब तो इन्होंने सोचा नहीं था ऐसा। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यस सर। सिचुएशन चेंज हो गई ना। तो ये जो गाइडिंग जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर सिनेरियो चेंज हो जाए तो आपको कैसे एक्ट करना है, वो इन प्रिंसिपल के थ्रू आपको उसकी गाइडेंस मिलेगी। फिर से बताऊं? ओके सर। नहीं नहीं सर, आ गया। है ना? मतलब ये हुआ कि चेंज, सिनेरियो जब चेंज हो रहा है तो आपको ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि भी अब आपको इस सिचुएशन में भी क्या करना है। हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। Fulfilling social responsibility. The principal manager increases the efficiency of manager and enable them to fulfill their social responsibility. Efficiency can. देखो, हम लोग जो भी फैक्ट्री लगाते हैं या जो भी कंपनी बनाते हैं, जो भी, तो अल्टीमेटली हमने काफी चीजें सोसाइटी से तो ली होती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, ये सारी चीजें हम सोसाइटी से ले रखी होती हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं होती है? यस सर। यस है सर। ना? तो ये जो प्रिंसिपल है, अगर ये अप्लाई होंगे तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल आपको गाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि एफिशिएंट मैनेजर कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मतलब ये हुआ, देखो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, तो मैं अपने कस्टमर्स को कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट दूं। वो तभी हो सकता है जब मैं एफिशिएंट होऊंगा। कॉस्ट बेनिफिट की बात आ गई ना बेटा? यस सर। एफिशिएंसी मेरी अच्छी होगी। करेक्ट? एफिशिएंट मैनेजर होगा ना। अगर एफिशिएंट मैनेजर क्या करेगा, वो कम पैसे में ज्यादा क्या कहते हैं कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्ट बना लेगा, सो दैट उसकी कॉस्ट कम आएगी और वो लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वेस्टेज जो निकले कंपनी फैक्ट्री से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो लोगों को क्या कहते हैं हेल्पफुल हो, उनके उनकी जरूरत के हो, कम प्राइस में हो, क्वालिटी अच्छी हो। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपने पढ़ा था ना कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या क्या है, एनवायरनमेंट खराब ना हो, मैं लोगों को क्या कहते हैं अपलिफ्ट कर सकूं, उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय करूं, तो उनका उनका जो स्टेटस है वो ऊपर हो जाए। मैं ऐसा नहीं कि उसको 100 रुपए मिल रहे थे पहले, आपने कहा नहीं मैं तो तेरे को 90 ही दूंगा भाई, तेरे को आना है तो आ, नहीं तो मत आ।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अभी उसको आप डिग्रेड कर रहे हो। यू अंडरस्टैंड? आप तुमने दोबारा रिवाइज करो तो ये सारी चीजें आएंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो आपको गाइड करते हैं सोशल फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एक्चुअली प्रोवाइडेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स बाय एनरिचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. The management principles stress on scientific judgment and logical thinking. As a result, these principles act as a base of doing research and development in managerial studies. अब क्या है कि रिसर्च तो हमेशा चलती रहती है. जो ये प्रिंसिपल बने, हेलो, सॉरी सर, हाँ, जो ये प्रिंसिपल बने हैं, ये अगर बंदा इसको अच्छी तरह से पढ़ता है तो उसको पूरी गाइडेंस मिलती है. अपनी वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को इनहैंस कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं. इनहैंस मतलब कि एक मैनेजर ने थ्योरेटिकली मैनेजमेंट पढ़ा, यहाँ पे आके किसी फैक्ट्री लोकेशन पे उसने काम किया, तो उसने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन किया और दोनों के मिक्सचर को उसने अप्लाई करना शुरू किया. थ्योरी में उसने कुछ पढ़ा था और उसने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, प्रैक्टिकली उसने कुछ देखा, उसने डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो उसको अप्लाई कर दिया. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग. मतलब उस एक मैनेजर के लिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई डिसीजन लेना होता है तो वो अपनी थ्योरी पे वापस जाता है, उसने क्या पढ़ा था. क्योंकि जो प्रिंसिपल्स बने थे वो साइंटिफिक क्या कहते हैं, जजमेंट के हिसाब से बने थे, लॉजिकल थिंकिंग से बने थे. लोगों ने, मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं, बहुत टाइम लगा था इनको बनाने में प्रिंसिपल को. तो जो एक मैनेजर है वो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, इन प्रिंसिपल्स को यूज करके एक सही डिसीजन ले सकता है, विच यू नो क्या कहते हैं, उस डिसीजन से हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे कि उसको वो पेपर पब्लिश कर दे और उस पे R&D भी शुरू हो जाए. इसमें दो एस्पेक्ट हैं बेटा, समझ लो कि आपने प्रिंसिपल्स पढ़े, यस, राइट, यस आपने Yes, sir. आपने उसमें ये भी पढ़ा कि कैसे करते हैं, किस डिसीजंस कैसे ले लेते हैं, ये करते हैं, वो करते, सारी चीजें आपने पढ़ी, आपने उसको अप्लाई भी किया. अब आप जो अप्लाई कर रहे थे तो आपने देखा कि इसमें अगर ये फर्दर इंप्रूवमेंट भी और हो जाए तो ये प्रिंसिपल और भी बढ़िया हो जाएगा, या इसका एक सिनेरियो और भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर. तो ये एक रिसर्च का मैटर बन जाता है फिर. तो आपको जो प्रिंसिपल हैं वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च का. मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है आप पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करते हो, आप अच्छे मैनेजर हो जाते हैं. करेक्ट, उसको साइंटिफिकली डिसीजन ले लेते हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी हो सकती है. अगर आपने अपना एक पेपर कहते हैं पेपर पब्लिश करते हैं लोग, इनके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च करते हैं दोबारा से कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, किस सिनेरियो में हो रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है. तो ये सारी चीजें हम आपको क्या कहते हैं डिटेल में आप देखोगे, ये सारी चीजें, इनकी ये इम्पोर्टेंस आपको नजर आएगी जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे. तो हमने आज क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फीचर्स पढ़े और इम्पोर्टेंस पढ़ी, राइट? यस सर. क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir.